सुनील शुक्ला जी के पास आती हूँ कि सुनील जी, क्या इस बयान से नितिन गडकरी ने ये साबित कर दिया कि जो बात अभी पोरे साहब कह रहे थे कि नितिन गडकरी की अगुवाई में ही अब जो बड़ी बगावत है बीजेपी में होगी, और उन्होंने आज एक तरीके से ऐलान कर दिया कि मोदी जी के बाद अब वही प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वही बागडोर संभाल सकते हैं बीजेपी की। जी सुनील जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद नीलू जी। अव्वल तो गडकरी साहब के इस बयान को मैं भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह नहीं मानता कि कोई बगावत की स्थिति आज कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की निर्भरता है, वह यह बयान किसी तरह के विद्रोह की बात नहीं करता। मुझे स्वीकार करने में सुविधा है। यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की निरंतरता में जो लोग विश्वास करते हैं या उसको बनाए रखना चाहते हैं, उनकी यह खास तरह की चिंता है। स्वाभाविक सी बात है कि अब तक यह चिंता उनको 2014 से 2019 के बीच में लग जानी चाहिए थी कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने गवर्नेंस को या अपने सत्ता को चलाने का प्रयास कर रही थी, उसको यह महसूस होना चाहिए था कि वह कहीं से भी लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल नहीं हो पा रही है कि वह पूर्ववर्ती सरकारों से एकदम अलग है। अगर यह विश्वास दिलाने में वो कामयाब रहती तो संभवतः यह बात, आज जो बात गडकरी साहब कह रहे हैं, उनको कहने की स्थिति नहीं पड़ती। अगर आपके रीति नीति में कोई परिवर्तन नहीं आता, आप वैसे ही संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में आपका विश्वास है, अपने विरोधियों को समाप्त करने में आपका विश्वास है या उनको कमजोर करने की आपकी कोशिशें हैं, तो फिर तो पार्टी विद डिफरेंस का नारा खत्म हो गया। चाल, चरित्र और चेहरा के बाद जो पार्टी करती थी, उसमें कोई भी लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। जो कोर इश्यूज थे इस देश के, उस पर कोई बात ही करने के लिए आप तैयार नहीं थे। और आपको ये लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि जिस तरह का जन समर्थन उन्हें मिल गया है, वो अब जाने वाला नहीं है। और जो तरीका उन्होंने अपनाया राजनीति करने का, बहुसंख्यकवाद की राजनीति की, ध्रुवीकरण की राजनीति की, वर्ग विशेष की राजनीति की, तो उनको लग रहा था कि यह बात उनके साथ लगी रहेगी और वो लोग, मतदाता उनके साथ बना रहेगा, जो कि संभव नहीं है। अगर आप आडवाणी जी का नाम कोई नहीं ले रहा था, गडकरी साहब ने तो नाम ले लिया, पता नहीं कैसे। आप पिछले 10 सालों में याद कीजिए, आडवाणी जी का नाम कौन ले रहा था कहीं? ये तो उन्होंने कहा कि हमारे मेंटर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा करते थे। ये तो बात ही नहीं होती थी। मतलब कभी कभी सेरिमोनियली उनके घर कोई हो आया, कुछ कर लिया तो बात अलग है। विमर्श में नहीं थे और उनसे कोई चर्चा भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उनको इस बात के साधुवाद दिया जाना चाहिए, कम से कम उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी पे तो आरोप लगता रहा ये कि अपने वरिष्ठ नेताओं का, अपने उन नेताओं का जो पार्टी को बहुत आगे बढ़ाते रहे, वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो संगठन के स्तर पर, शासन के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, कार्यक्रम के भी स्तर पर आप पार्टी में डिफरेंस नहीं दिखाई पड़े। अगर कांग्रेस के ऊपर एपीजमेंट का आरोप लग रहा था, तो आपके ऊपर भी एपीजमेंट का आरोप लग रहा था। नारे गढ़ने में, विमर्श गढ़ने में आप आगे थे, लेकिन जो चीजें आप कर रहे थे वो जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि आपके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा। अभी सोचिए आप कि आज एक, पता नहीं कब का वो वीडियो है, लेकिन लग तो रहा कि हाल का ही होगा, मैं जानता नहीं कि सही या गलत है। एक मंत्री रहे हैं मोती सिंह जी उत्तर प्रदेश में, और इलाहाबाद के पड़ोसी जिला प्रतापगढ़, वहां के बड़े प्रतापी नेता रहे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि तहसीलों पे, थानों पर, यहाँ वहां जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, वो उसको हमने कभी इतने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। ये उस पार्टी के नेता है और आज के नहीं है, लगातार उस पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनका यह आरोप है। अब सवाल है कि अब तक की जो चुप्पी है, अब तक की चुप्पी इसलिए बनी हुई थी कि यह लोगों को विश्वास था कि नरेंद्र मोदी या मोदी मैजिक जो बात हम लोग कहते हैं, उसका असर बना रहेगा, वह चुनाव जिताने में सफल रहेगा, उसके आसरे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में बनी रहेगी, जो हुआ नहीं। 2000 इस साल जो भी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, इसमें दोनों जो विमर्श थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी अब अपराजेय है, यह विमर्श खारिज हुआ, और मोदी मैजिक का असर लगातार बना रहेगा, यह भी विमर्श खारिज हुआ। लोगों ने सरकार के कामकाज के आधार पर, सरकार की योजनाओं और नीतियों के आधार पर निर्णय लिए, और सब लोगों ने इस बात को अस्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी को
जिस मंतव्य के साथ, जिस सपनों के साथ लोग सत्ता सौंपे थे या जनादेश उनको मिला था, वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर खरा उतरने में सफल नहीं हो पाई। उसमें तमाम तरह की चीजें आई। अब ये बात केवल ये कही जा रही है, ऐसा नहीं है। अब अगर पार्टी यह विमर्श बनाने में तैयार होती कि उसमें उसको अपने आप में कोर्स करेक्शन करना चाहिए, तो जिस तरह की शब्दावली या जिस तरीके से सरकार चलाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं वो नहीं करते। वह अपने आप में संशोधन दिखाने का प्रयास करते, अपने आप को बेहतर करती हुई दिखने का प्रयास करते। लेकिन मोदी जी तो ऐसा कुछ नहीं किया। मंत्रालय भी आपने, संगठन भी आपने उसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से 2014 से लेकर के 2024 तक आप चलाते रहे। दो कार्यकाल में आपको लोगों ने स्वीकार किया, या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में नाराजगी बढ़ी है तो उस नाराजगी को कम किया जाए या उस नाराजगी को संबोधित करने की कोशिश किया जाए, वो करते ही भारतीय जनता पार्टी नहीं देखी, संगठन के स्तर पर भी नहीं देखी। आप यह निष्कर्ष कर आप लगभग हर राज्य में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उत्तर प्रदेश सहित, वहां पे विमर्श कर रहे हैं कि उन कारणों का पता लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का हार का सामना करना क्यों पड़ा। लेकिन जो उसके बारे में संगठन के तौर पे बात कही जा रही है वो अभी वास्तविक तथ्यों से मुंह चुराने की कोशिश है। अगर ये पार्टी कहती है कि वो बेदरघात से हारी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन से लोग हैं जो वाराणसी में बेदरघात कर सकते हैं? कौन इतना बड़ा ताकतवर नेता है या कौन ऐसे कार्यकर्ता है जो मोदी जी के लिए भी बेदरघात कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन ये स्थितियां नहीं है। तो आप अपने जो वास्तविक कारण है, गोया कि आप जो लोगों के कोर इश्यूज हैं, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, लोगों के एक बेहतर जीवन का सवाल है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का मुद्दा है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमता का सवाल, इस पे आप बात ही नहीं करते हैं। अगर जो पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बाद ध्रुवीकरण को अपना आदर्श मानती है, वो मैंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने क्या कहा कि हमने जो वायदे किए थे हमने पूरा किए। और वायदे आपने क्या किए थे कि हम 370 खत्म कर देंगे। वायदे आपने क्या किए थे कि हम मंदिर का निर्माण कर देंगे। वायदे आपने क्या किए थे कि आप यूसीसी लागू करेंगे। साहब, इन तीनों उद्देश्यों को ये ध्रुवीकरण अगर नहीं है तो और क्या है? इनसे भारतीय जनता पार्टी के इस नीतियों से, इन कार्यक्रमों से देश के आम नागरिकों के जीवन पर क्या असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। उनके कोर इश्यूज बिल्कुल सम्मोहित नहीं होते। तो गोया आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने उन मुद्दों से आंख चुरा रही है जिनके कारण से उसको यह पराजय का सामना करना पड़ा है या जन आक्रोश का सामना करना पड़ा है। तो जो गडकरी साहब का बयान है वो किसी तरह का विद्रोह नहीं है। वो विद्रोह हो भी नहीं सकता इस पार्टी में। मैंने आज तक किसी को विद्रोह करते हुए नहीं देखा, और जिसने विद्रोह किया हो उसको पार्टी ने स्वीकार कर लिया और ये भी नहीं देखा। हम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता रहे हैं। जब अब आज का नेतृत्व है वह दिखाई नहीं पड़ता था। कल्याण सिंह जी जब उन्होंने पार्टी से विद्रोह किया तो हाशिए पे चले गए और स्थिति आ गई कि उनको दोबारा इसी पार्टी में आना पड़ा। मध्य प्रदेश की बात कीजिए आप। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति श्रेय देता है तो मैं भारती जी को मैं देता हूं। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाया और दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाया। वहां भारती जी क्या हो गई? उन्होंने नई पार्टी बनाई। मैंने एक पार्टी का एक व्यक्ति नहीं गया। 2 सीटें किस तरह से जीत पाई हो? सभी जितने उनके उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। आज वो कहां है? पार्टी को उनकी चिंता भी नहीं है। बाद में दोबारा लौट करके बीजेपी में आई। तो बीजेपी का कैडर अपने उन नेताओं के साथ जाता हुआ मुझे कभी नहीं दिखाई पड़ा जो पार्टी के मुख्य धारा से अलग हो जाते। पार्टी में रह करके अपनी बात कह लें, नेतृत्व उसको सुन ले, उसके अनुसार अपना कोर्स करेक्शन कर लें, ये दिगर सवाल है। लेकिन गडकरी जैसा नेता विद्रोह कर देगा या वो पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा या सार्वजनिक रूप से विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन सुनील जी, आपको नहीं लगता कि इस बयान से उन्होंने एक तरीके से ऐलान कर दिया कि भाई शीशा दिखाने का काम, जो शोइंग द मिरर वाला, जो गडकरी साहब नीलू जी इस तरह का बयान कई बार दे चुके हैं। अगर आप अतीत में याद कीजिए तो गडकरी साहब एक ऐसे नेता रहे हैं जो साफगोई से अपनी बात कहते रहे हैं। लेकिन गडकरी साहब भी ऐसे नेता हैं जो कई मौकों पर चुप रहे हैं जहां उनको बोलना चाहिए था। सवाल है कि अगर आप कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने राज्य सरकारों को गिराया, तो गडकरी साहब उस समय कहां थे जब महाराष्ट्र की सरकार गिराई जा रही थी?
बोला उन्होंने। सवाल है ना सही कि बात। किन विषयों पे आप बोलते हैं, और उन विषयों को लेकर के आपकी जन स्वीकृति बढ़ती है। एक ऐसा नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो जो मौके पर, जिस मौके पे बात कही जानी चाहिए जनता से जुड़े हुए सवालों पर, उस पे बात करें। पार्टी के भीतर भी अगर आप बात करते हैं तो ये कौन स्वीकार करेगा। आप ये भी कहें ना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कांग्रेस के नजदीक ले जाती है या कांग्रेस के अनुकूल आपको ले जाती है, और आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर गडकरी साहब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को ले, उत्पीड़न की कार्रवाई को लेकर के मौन है, तो कौन उनको मान लेगा कि आप पार्टी के सुधार की बात कर रहे हैं। अगर आप चुनी हुई सरकारों को गिराने के अभियान में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर भी आप मौन है, कौन बात मान लेगा। अगर जो बात देश के पैमाने पर कही जा रही है कि बेरोजगारी को बड़े पैमाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर भी आप मौन होंगे, कौन मान लेगा। पूंजी के एकीकरण की जो बात कही जा रही है या आर्थिक विषमता जो बढ़ती चली जा रही है, अगर आप उसमें ध्यान देने के लिए तैयार नहीं होंगे, बोलेंगे भी नहीं, और आपकी गतिविधियों में नहीं दिखाई पड़ेगा, तो कोई कैसे मान लेगा कि आप एक पार्टी में डिफरेंस के रूप में स्वयं काम करना चाहते हैं। एक पार्टी के भीतर का एक बयान है, ठीक है, ये अगर कम से कम एक बात उन्होंने कही, कहना दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल आप सही कर रही हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप अपने को स्वयं उस दिशा में ले जाने का प्रयास करें जिसकी आप बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो मौका हो, जो अवसर हो, उस पर इस तरह की आप बात करें। ठीक है जी।